तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जो वीडियो है वो उत्तराखंड के राज्य चिन्ह को लेके है, यानी हमारे स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं वो कौन कौन से हमने अडॉप्ट किए हैं और उसका क्या महत्व है हम इस पे देखेंगे। अपने आप में एक अच्छा खासा टॉपिक रहता है क्योंकि राज्य चिन्ह जो हैं हमेशा से इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके। वो कभी भी आप एग्ज़ाम दो तो इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं आपकी हमेशा क्या रहेंगी, बनी रहेंगी। साथ ही साथ आप लोगों को एक और चीज़ करनी होगी, आप लोग इन चीज़ों को एक बार विकिपीडिया से ज़रूर पढ़ना, ठीक है। क्योंकि कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे, क्या पता उसका दिमाग कब खिसक जाए एग्जामिनर का और आपका राज्य चिन्ह में ही आपको उलझा दे, क्योंकि हम लोग तो सीमित चीज़ें पढ़ के जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार राज्य के जो भी हमारे स्टेट के चिन्ह वगैरह हैं उसको आप लोग अच्छे से क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक है। आज आपका जो होमवर्क होगा डिस्ट्रिक्ट सीरीज का, आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो को मतलब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्टों को क्या करेंगे, आप लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। यानी डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंदर आपका जहां भी आप लोग पहुंचे उससे आगे दो आपको ये रिवाइज करने हैं। साथ ही साथ आपको आज हिंदी में क्या करना होगा, जैसे आपने संधि वगैरह सीख ली है, संधि वगैरह मेरे ख्याल से आपने पढ़ ली होगी, वाक्य वगैरह कर लिए हैं। हिंदी में आज आप हिंदी पत्रकारिता को रिवाइज करोगे, जहां मैंने आपको सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, इसके अलावा टिप्पण, प्रारूप वगैरह समझाया था। 3 वीडियोज़ हैं उसकी, 3 के 3 कंप्लीट करना है। डेफिनेशन भी देख लेना उनकी, ठीक है। एक मैंने डेफिनेशन वाली वीडियो करा रखी है, हिंदी के अंदर ये करना है। बाकी जीएस के अंदर आप लोग क्या करना, जो मैं लूसेंट वॉइस मैसेज के अंदर जो भी मैंने चीज़ें करा रखी हैं वो एक बार रिवाइज कर लेना जितनी जल्दी आपसे हो सके, सरसरी निगाहों से, ठीक है। ये आपको करना है। कल संडे है, कल भी आपकी वीडियो आएगी, उत्तराखंड के ही संबंध में आ सकती है, तो कल भी आपकी क्या आएगी वीडियो। तो हेडिंग डाल लीजिए राज्य प्रतीक चिन्ह, यानी हमारे स्टेट की कौन कौन से राज्य प्रतीक हैं। सबसे पहले आपका आता है राज्य का क्या चिन्ह है, यानी हमारे सरकार के द्वारा जो भी सरकारी आदेश, यानी जहां जहां सरकारी चीजें होती है वहां कौन सा हम चिन्ह प्रयोग करते हैं। वो एक बार उत्तराखंड पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्य चिन्ह के अंदर। और सब लोग क्या करोगे, जैसे ही हर सिंबल को एक बार गूगल कर लेना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये चिन्ह तो आप लोगों ने हर जगह देखा ही देखा होगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने इस प्रकार का देखा होगा। देखो कुछ इस प्रकार का एक साइन देखते होंगे आप मैक्सिमम जगह इस प्रकार का। यहाँ आपका क्या बना होगा, गंगा की लहरें हैं, मतलब 3-4 लहर दिखा रखी हैं इस प्रकार से। ये आपको यहाँ पे आपको अशोक दिखेगा, इस वाले पोर्शन पे अशोक बनाया होगा, बाकी यहाँ से पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। तो इस प्रकार से एक चिन्ह होगा, आप लोग उसको चेक करना। तो यहाँ पे से जो क्वेश्चन आता है उसको क्या क्या देखना है, राज्य चिन्ह में आप लोग ध्यान रखना ये हमेशा एक मतलब गोलाकार आकृति में दिखाया गया है, यानी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। गोलाकार कैसा दिखता है ये आपको तुरंत गूगल कर लेना है, गोलाकार आकृति में। और साथ में साथ क्या दिखा रखा है, इसका 3 पर्वत श्रृंखलाओं को। एक बार पूछा गया था कि उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाया गया, नदियों को, 3 पर्वत श्रृंखलाओं को, ठीक है। 3 पर्वत श्रृंखला दिखा रखी हैं। और साथ ही साथ इसमें इसके नीचे क्या दिखा रखा है अपने आप में, सम्राट अशोक। उस जगह पे जहां पे मैं दिखा रहा था वहां पे एक सम्राट अशोक का क्या दिखा रखा है, मतलब सम्राट अशोक को दिखाया गया है, ठीक है। सम्राट अशोक। और इसके अलावा इसके नीचे गंगा की लहरें दिखा रखी है, ठीक है। अगला क्या लिखोगे, गंगा की लहरें, गंगा की लहरें। ये सब चीज़ें हमारे राज्य चिन्ह में दिखती हैं, आप लोग इसको ध्यान रखना। ये राज्य चिन्ह से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गोलाकार आकृति में 3 पर्वत श्रृंखलाओं के साथ सम्राट अशोक और उसके नीचे गंगा की लहरें इसमें दिखा रखी हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हमने जो राज्य प्रतीक चिन्ह को अपनाया था, उत्तराखंड शासन ने वर्ष 2001 में इसका निर्धारण किया था। तो ऊपर सबसे पहले आप लोग लिखो 2001 में इसका निर्धारण किया गया था, यानी डिसाइड किया था कि हमारे क्या क्या होंगे ये राज्य के चिन्ह। तो 2001 में इसका निर्धारण, राज्य चिन्ह गोलाकार आकृति में 3 पर्वत श्रृंखलाओं के साथ सम्राट अशोक और उसके नीचे गंगा की लहरें दिखाई गई हैं। ये आप लोगों को राज्य चिन्ह में ध्यान रखना है, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको सम्मिलित होती हैं। दूसरा जो आता है आपका, वो आता है राज्य का पशु, मतलब राज्य पशु क्या है हमने हमारा है हमारे स्टेट का, वो आप लोगों ने देखना है, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, राज्य पशु, राज्य पशु। और इसी प्रकार से जैसे मैं आपको कराऊंगा उसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है, ठीक। राज्य पशु का नाम हमारा है कस्तूरी मृग, यानी मृग की प्रजाति है, इसका नाम है कस्तूरी मृग। पहला क्वेश्चन अगर आपसे कभी ये पूछे कि हमारा राज्य पशु क्या है, तो सीधे सीधे बताओगे कस्तूरी मृग, जिसका हिमालयन मस्क डियर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। क्या क्या लिखोगे इसको, हिमालयन मस्क डियर, हिरन, हाँ, कस्तूरी मृग,
हिमालयन मस्क डियर नाम से इसको जाना जाता है। ये जो है अपने आप में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि आप कस्तूरी मृग को उधम सिंह नगर में हरिद्वार के बेल्ट में देखने के लिए निकल पड़ो, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी आपको ये लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे दिखेगा, यानी 3600 टू इतने मीटर की ऊंचाई पर ये मिलेगा कि ऊंचाई पर। अब ये नहीं कि एग्जैक्टली इतना, कहीं 3000 पे दिख सकता है, कहीं 5000 पे दिख सकता है, लेकिन औसतन इस हाइट पे, समुद्र तल से इस हाइट पे जाओगे आप, ऊंचाई पर्वतीय इलाकों में जाओगे, इस हाइट पे आपको राज्य पशु कस्तूरी मृग देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये अपने आप में एक दुर्लभ प्रजाति हो चुकी है। दुर्लभ का मतलब जो अपने आप में बहुत ज़्यादा सीमित मात्रा में पाई जाती हैं, जिनके शिकार का हमेशा खतरा रहता है, जिनको संरक्षित करने की ज़रूरत है, जिनको बचाने की ज़रूरत है। यानी अपने आप में ये क्या है, एक दुर्लभ प्रजाति हो चुकी है, दुर्लभ प्रजाति, ठीक है। यानी दुर्लभ प्रजाति के अंदर ये क्या हो चुकी है, सम्मिलित हो चुकी है राज्य पशु हमारा जो कस्तूरी मृग है। इसका जो साइंटिफिक नेम है, यानी इसको आप लोग जो वैज्ञानिक नाम कहोगे, इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम अपने आप में आप सभी ने पढ़ा होगा, इसका नाम है मास्कस काइसोगास्टर। क्या लिखोगे, मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है। देखो मास्कस काइसोगास्टर, मास्कस काइसोगास्टर इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ये पूछा जा सकता है कभी आपसे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसोगास्टर है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब देखिए ये प्रजाति है, जीव प्रजाति है, तो इनकी अलग अलग प्रजातियां होंगी। जो कस्तूरी मृग है, मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से अपने आप में क्या है, कस्तूरी मृग भी है, ठीक है। और ये किस समूह का है, स्तनधारी समूह का। लिखो इनकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, 4 प्रजातियां। जीव विज्ञान में अलग अलग समूहों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये जो राज्य पशु कस्तूरी मृग है, ये स्तनधारी है, स्तनधारी समूह का है, ठीक है। स्तनधारी समूह के अंदर अपने आप में सम्मिलित रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसका जो परिवार है, जिस परिवार का ये सदस्य है जीव विज्ञान में, उसको बोलते हैं मोसिडे। क्या लिखोगे, मोसिडे। तो इसके परिवार का नाम क्या है, जिस परिवार का ये सदस्य है, मोसिडे। मोसिडे परिवार का ये सदस्य है। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा इनका भी अपना एक कुल होता है, किस कुल के ये जीव हैं, इनकी जो प्रजाति है उसका नाम क्या है। इसका जो कुल है उसका नाम है अंग्युलेटा। क्या लिखोगे, अंग्युलेटा। कुल का नाम लिखो, इसका कुल का नाम लिखना है आपने, अंग्युलेटा, ठीक है। और अंग्युलेटा के अलावा जो 4 प्रजातियों में इसकी जो प्रजाति है, इसकी प्रजाति का नाम अपने आप में मास्कस मास्कीफस, ठीक है। क्या लिखोगे, मास्कस, इसकी प्रजाति का नाम, ये इसकी पर्टिकुलर प्रजाति है, ठीक है। उसका नाम क्या है अपने आप में, मास्कस मास्कीफस, मास्कीफस, ठीक है। ये इसकी अपनी क्या है, प्रजाति है। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखो ये जो पशु है बेसिकली मध्य हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मध्य हिमालय के क्षेत्र में। यानी मध्य हिमालय का मतलब जब आप ऊंचाई के इलाकों में जाओगे, रुद्रप्रयाग के हाइट वाले इलाकों में, उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में, चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में, साथ ही साथ पिथौरागढ़ के ऊंचाई के इलाकों में, उन इलाकों में जब इस हाइट पे आप लोग जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। यानी मध्य हिमालयी ये जीव है। यानी मध्य हिमालय का मतलब, जैसे एक आध एग्जाम्पल आप लोग लिख लो, फूलों की घाटी के आसपास आपको मिलेगा ये चमोली में, फूलों की घाटी, फ्यूंडार घाटी, ठीक है। इसके अलावा आपको हरसिल का जो इलाका है उत्तरकाशी में, उस इलाके में ही आपको देखने को मिल सकता है। केदारनाथ के आसपास में देखने को मिल सकता है, जैसे आपने हरसिल लिखा। इसके अलावा आपको ये केदारनाथ के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है, केदारनाथ, इन इलाकों में ये देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा कई इलाके जो उस रेंज में आते हैं वहां ये अपने आप में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो रंग है ये बेसिकली भूरे रंग का जीव है। यानी इसका रंग अपने आप में, हिरण का आप जानते ही हो कैसा होगा, भूरे रंग का जीव है, जिसपे कुछ धब्बे धब्बे यानी काले और पीले कलर के इसके शरीर में क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। यानी काले पीले धब्बे भी इसमें पाए जाते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। काले और पीले धब्बे भी इसके शरीर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो जीव है ये मतलब
मतलब इसकी जो मादा जीव है और नर जीव है लगभग उनमें समानता पाई जाती है, लेकिन मादा जीव और नर जीव में एक बेसिक अंतर ये है कि जो नर है उसके अंदर उस पर जो बहुत मतलब दांत टाइप के देखने को मिलेंगे, नुकीले दांत, उसका प्रयोग वो कई चीज़ों के लिए करता है, चाहे अपनी रक्षा के लिए हो या कुछ चीज़ों के लिए हो, वो नहीं देखना है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो बाल रहित होती है, यानी इसमें बाल वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे मेन चीज है इसकी विशेषता, इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है कस्तूरी, उसी के नाम पे इसको क्या रखा गया, कस्तूरी मृग। और ये जो कस्तूरी है केवल नर में लिखो, केवल नर में, यानी इसका जो नर है यानी मेल है उसी में आपका ये क्या पाया जाएगा, कस्तूरी नामक पदार्थ पाया जाएगा। और ये जो कस्तूरी होता है इसके नाभि के नीचे जो जननांग वाला भाग है उसी के पास अपने आप में कस्तूरी पाया जाता है, यानी नाभि के नीचे जननांग वाले भाग के पास क्या पाया जाता है, गाढ़े कलर का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको कस्तूरी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको लिखो, नाभि के नीचे, नाभि के नीचे जननांग के पास, जननांग के पास तरल गाढ़ा पदार्थ जो पाया जाता है इसको बोलते हैं क्या, कस्तूरी। और इस सिर्फ और सिर्फ किस पे पाया जाएगा, नर में पाया जाएगा। और ये जो कस्तूरी है इसकी इतनी भयंकर डिमांड है कि ये इसी के चक्कर में इनका अवैध शिकार होता है, यानी इसको लोग क्या करते हैं, मार देते हैं। और ये कस्तूरी का बहुत ज़्यादा क्या होता है उपयोग, ये अपने आप में जो कस्तूरी है बहुत ज़्यादा सुगंधित पदार्थ होता है, यानी इसका मनमोहक पदार्थ है, खुशबू क्या होती है इसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। किसकी, इस कस्तूरी की, यानी बहुत खुशबूदार चीज़ है। साथ ही साथ इस कस्तूरी का प्रयोग अनेक औषधियों में, जैसे टाइफाइड हो गया, हार्ट की बीमारी होगी, या इसी के अलावा निमोनिया है या दमा की बीमारी होगी, यानी बहुत सी बीमारियों की जो औषधि हैं उनमें इसका क्या किया जाता है, इस कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है, जो तरल पदार्थ होता है। इसके प्रयोग के कारण ही इसका अवैध शिकार भी होता है। क्यों? क्योंकि जो कस्तूरी है वो बिना कस्तूरी मृग को मारे आप प्राप्त नहीं कर सकते, यानी अगर आपको कस्तूरी लेनी है तो उसका शिकार करना पड़ता है, यानी उसको मार के ही वो प्राप्त की जा सकती है। हालांकि कई देशों में ऐसी टेक्नोलॉजी अब देखने को मिल रही है, जैसे चाइना वगैरह के इलाकों में आप बिना मारे कस्तूरी प्राप्त करने की वो योजना बना रहे हैं, यानी कस्तूरी मृग मरे भी ना और कस्तूरी हम प्राप्त भी कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल औषधि होती है, इसका मतलब औषधि दवाइयों में बनाने में, तो इसका अवैध शिकार भी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो कस्तूरी है ये इतना मतलब शातिर होता है, इतना तेज होता है, इसकी खुशबू जो होती है बहुत जल्दी पकड़ लेता है कि इसके आसपास कोई आ रहा है, लेकिन इस बेचारे के साथ एक ही मजबूरी है, ये कुछ देर दूर भागेगा पीछे मुड़ के देखेगा, कुछ दूर भागेगा पीछे मुड़ के देखेगा, उसी के चक्कर में इसका शिकार हो जाता है और गोली का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो अब सरकारों ने भी इसके अवैध शिकार को रोकने के लिए कई बार इसका प्रयास किया है, ठीक है। तो ये जो कस्तूरी होता है, एक चीज ध्यान रखना, ये कस्तूरी 1 साल के बाद बनना शुरू होता है, यानी कस्तूरी जो है 1 साल बाद बनना शुरू, 1 साल बाद बनना शुरू होता है, यानी उसके शरीर में जो मृग होगा, और ये 3 साल तक बनकर तैयार होता है, 3 साल में तैयार होगा, लिखो, ठीक है, क्या, कस्तूरी। और ये हर 3-3 साल में तैयार होता है, 3 साल में तैयार होता है क्या, ये कस्तूरी, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके संरक्षण के लिए भी कई बार प्रयास किए गए हैं ताकि इसका अवैध शिकार न हो। इसी क्रम में सबसे पहले 1952 में इसको क्या घोषित किया गया था, एक प्रकार से संरक्षण हेतु इसका काम किए गए थे, यानी आप लोग इसको देखना, इसके अवैध शिकार को रोकने के लिए सबसे पहला जो संरक्षण किया गया था 1952 में इसे संरक्षित जीव की श्रेणी में रखा गया था। 1952 में इसे संरक्षित जीव की श्रेणी में रखा गया था, संरक्षित जीव की श्रेणी में, जीव की श्रेणी में रखा गया था, श्रेणी में रखा गया था। अब देखना ये जो कस्तूरी होता है ना, कस्तूरी ये इतना महंगा होता है आप यकीन नहीं करोगे, इसके 1 ग्राम की कीमत लगभग भारत में अब तो और बढ़ गई होगी, लगभग कितना है, 10,000 रुपये। अब सोचिए 1 ग्राम कितना होता है और 10,000 रुपये, 1 ग्राम कितना होगा आप खुद सोचिए, और उसकी कीमत है 10,000, इतना महंगा है ये, और अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी इसका अवैध व्यापार वगैरह भी किया जाता है, तो उसके लिए सरकार प्रयास करते रहती है कि इसका अवैध शिकार वगैरह न हो। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, ये जो कस्तूरी है लगभग अपने मतलब जीवन में एक जो नर है वो क्या करता है, लगभग पूरे अपने जीवन काल में उसके शरीर से
30 से 45 ग्राम तक का वो निकलता है क्या, कस्तूरी। तो लिखो इसको 30 से 45 ग्राम तक, 45 ग्राम तक कस्तूरी बनता है, लिखो कस्तूरी बनता है किसमें, मृग में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके संरक्षण के लिए सबसे पहले 1952 में प्रयास किया गया था। उसके बाद 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी केदारनाथ के ही आसपास, ठीक है। तो 1972 कस्तूरी मृग विहार की स्थापना, मृग विहार की स्थापना की गई थी। और कहीं कहीं आपको 1974 भी दिखेगा, ठीक है, 1974 भी दिखेगा। 1972 अगर आएगा तो इसकी ओर जाना आप लोग। कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ बाद में इन्होंने एक और कस्तूरी मृग के मतलब संरक्षण के लिए एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की ताकि उस पर रिसर्च किया जा सके। उसका नाम था महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान। देखो 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान, यानी उस पर रिसर्च हो रहा है, ठीक है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। याद रखना 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान। बाद में 1982 में चमोली में इन्होंने कांचुला खर्क नामक जगह पे एक इसके प्रजनन के लिए, ठीक है, इसके प्रजनन के लिए केंद्र खोला था जिसको बोलते हैं कांचुला खर्क, जो कि कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र है। तो लिखो कांचुला खर्क। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कांचुला खर्क क्यों प्रसिद्ध है, तो ब्रैकेट में लिखो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है, ठीक है। और बाद में 86 के आसपास अस्कोट में भी इन लोगों ने क्या कर दिया था, एक अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। ये चमोली में है, ठीक है। तो 1986 लिखो लास्ट पॉइंट इसके बारे में, 1986 क्या लिखोगे, अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना, अस्कोट अभ्यारण्य। और ये कहाँ है, ये है पिथौरागढ़ जिले में। और वो कांचुला खर्क वाला कहाँ है, चमोली जिला कर देना इसको, ठीक है। ये था आपका पहला कस्तूरी मृग या राज्य पशु के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए, हेडिंग आपको डालनी है राज्य का पक्षी, ठीक है। हमारा राज्य पक्षी क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रहता है क्योंकि साइन है भाई अपने स्टेट के, तो मतलब ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो राज्य सरकार ने अडॉप्ट की हैं। तो राज्य पक्षी का नाम जो यहाँ पे है वो है मोनाल। क्या है, मोनाल, मतलब जो मयूर मोर वगैरह की प्रजाति है उसी में आता है, ठीक है। मोनाल इसका नाम है, ध्यान रखना। ये जो पाया जाएगा ये भी आप ऐसा नहीं कि उधम सिंह नगर हरिद्वार के इलाके में ढूंढो, ये भी आपका ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा जहाँ मतलब ठंड है, यानी 2500 मीटर से 5000 मीटर के आसपास ये पाया जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, 5000 मीटर तक, यानी इससे कम भी हो सकता है, 2000 में भी मिल सकता है, 6000 में भी जा सकता है। बट ये है कि कहने का मतलब है हाइट वाले इलाकों में मिलेगा कम से कम, जहाँ की अच्छी खासी पर्वतीय इलाकों में ऊंचाई है। ये है अपने आप में हिमालयन मोर भी इसको कहा जाता है, यानी इस मोनाल को किस नाम से भी जाना जाता है, हिमालयन मोर। हिमालयन मोर नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। हमारे राज्य पक्षी के साथ साथ ये मोनाल हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी व नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। तो इसमें लिखो HP, हिमाचल प्रदेश का क्या है, राज्य पक्षी। इसके साथ साथ नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी। इसको नेपाल सरकार ने बनाया हुआ है, ठीक है, किसको, मोनाल को, जिसको हिमालयन मोर नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसका भी कोई ना कोई वैज्ञानिक नाम होगा, यानी साइंटिफिक इसका नेम होगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्या, लोफोफोरस इम्पीजेनस। क्या लिखोगे, लोफोफोरस, लोफोफोरस इम्पीजेनस, जेनस इसका अपने आप में क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये भी अपने आप में दुर्लभ प्रजाति है, यानी जिसको खतरा है, जिसकी संख्या लगातार घट रही है, तो अपने आप में दुर्लभ जीव लिखो,
दुर्लभ है, मतलब ये, ठीक है, इसको भी टेंशन है कि ये भी कहीं विलुप्त ना हो जाए। तो इसके देखते हुए इसकी संख्या लगातार कम हो रही थी। 1972 का 1972 का जो फॉरेस्ट एक्ट, वन अधिनियम था, ठीक है, उसके अंदर इसको क्या किया गया था, संरक्षित और इसके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। तो लिखो 1972 के वन एक्ट में, यानी वन अधिनियम में, इसका संरक्षण, इसके बचाव के लिए काम, इसका संरक्षण प्लस शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध, शिकार बैन कर दिया, इसको शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। ये इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध इसका लगा दिया गया था, किसके, 1972 के वन एक्ट में। ये जो है स्थानीय भाषा में मुन्याल या मन्याल कहलाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 1.5 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इसकी अपनी ऊंचाई लगभग कितनी है, 1.5 मीटर के समय में। और स्थानीय भाषा में इसको क्या बोला जाता है, मुन्याल या मन्याल। क्या लिखोगे, स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, मुन्याल या मन्याल, मुन्याल, या इसको मन्याल भी कहते हैं, या इसको मन्याल नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो राज्य पक्षी है, इसका रंग मल्टी कलर्ड होता है, यानी एक ही रंग नहीं होगा, इसमें अलग अलग रंग पाया जाता है। जैसे कोई हरे रंग के होंगे, यानी इसका कलर हरा भी हो सकता है, साथ ही साथ नीला, भूरा, गुलाबी, कुछ भी इसमें आप लोग देखते रहेंगे, नीला, भूरा और पिंक, गुलाबी, इस टाइप के इसमें कलर पाए जाते हैं। ध्यान रखना है इसको, इसका राज्य पक्षी, ठीक है। ये जो अपना परिवार है इसका, उसका नाम है फिसंट परिवार, और इसका कुल है फासी एविड, ठीक है। इसके परिवार का नाम क्या है, फिसंट परिवार, यानी इसका परिवार क्या है, फिसंट परिवार, फिसंट परिवार का ये सदस्य है। जबकि इसके कुल का नाम इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, देखो इसका जो कुल है अपने आप में, किस कुल का ये सदस्य है, तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसका नाम है फासी एनिडेविडे, ठीक है, फासी एविडे। क्या लिखोगे, फासी एविडे, इसके परिकुल का क्या नाम है, फासी एविडे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही साथ ये किसी न किसी गण का सदस्य होगा, क्योंकि जीव विज्ञान की भाषा है, तो यहाँ ऐसे ही शब्द देखने को मिलेंगे, कौन से गण का, कौन से कुल का, कौन से परिवार का। तो इसका जो गण है, ये किस गण का सदस्य है, उसका नाम है गैलीफार्मेस। क्या लिखोगे, गैलीफार्मेस, ठीक है, क्या लिखोगे, गैलीफार्मेस, फार्मेस, इसके गण का नाम है, ठीक है। और लास्ट इसका जो संघ है उसका नाम है रज्जुकी। क्या लिखोगे, रज्जुकी, किस संघ का सदस्य है, रज्जुकी। ये आपको सबके सब ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये था आपका राज्य पक्षी। राज्य पक्षी के बाद आपका अगला आता है राज्य का पुष्प, यानी कौन सा फूल हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो अगला लिखो आप राज्य पुष्प, ठीक है। राज्य पुष्प आपने हेडिंग डालनी है। इसको हम लोग देखेंगे कि हमारा राज्य पुष्प कौन सा है और इसका क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ ये यूज किया जाता है। तो राज्य पुष्प आपने हेडिंग डाल दिया होगा। देखिए, राज्य पुष्प के बारे में जो पहला फैक्ट है उसका नाम है ब्रह्म कमल। राज्य पुष्प कौन सा है अगर हमारा पूछता है तो ब्रह्म कमल। बहुत ज़्यादा ये शुद्ध पुष्प माना जाता है, इसलिए देवताओं को ये चढ़ाया जाता है। ब्रह्म कमल ये इसका है। ये भी बहुत ज़्यादा हाइट वाले इलाकों में पाया जाएगा, यहाँ नहीं पाया जाएगा आपके नीचे, ठीक है। इसकी भी हाइट लगभग मान लीजिए आप 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे ये कितना पाया जाएगा, पाया जाता है। इस ऊंचाई पे ये पुष्प पाया जाएगा। इसका जो कलर होता है बेसिकली बैगनी रंग का ये होता है और इसका जो मतलब वैज्ञानिक नाम है वो है सुसोरिया अबवेल्टा। तो इसका मतलब कलर कैसा लिखोगे, बैगनी रंग, बैगनी रंग। जबकि इसका वैज्ञानिक नाम लिखना है आपने, क्या लिखोगे, सुसोरिया अबवेल्टा, ठीक है। क्या लिखोगे, सुसोरिया अबवेल्टा, सुसोरिया अबवेल्टा। इसका क्या है अपना वैज्ञानिक नेम, यानी साइंटिफिक नेम इसको लिख लो, सुसोरिया अबवेल्टा या सुसोरिया अबवेल्टा। सुसोरिया अबवेल्टा कर देना इसको, ठीक है, सुसोरिया अबवेल्टा, सुसोरिया अबवेल्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। बैगनी रंग का ही अपने आप में होता है। अब देखिए इसकी अपनी ऊंचाई लगभग, किसकी ऊंचाई, फूल की ऊंचाई लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। ब्रह्म कमल की जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, 20 सेंटीमीटर तक। और साथ ही साथ उत्तराखंड में इसकी लगभग 24 प्रजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड में 24 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, 24 प्रजातियां। और इसका स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, लोकल लेवल पे कौल पद्म, क्या कहते हैं, कौल
पद में इसका स्थानीय भाषा क्या क्या है, नाम है, ये भी आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। इस पुष्प को हिमालय में दूध फूल कहते हैं, दूधा फूल, और कश्मीर में इसको गलगल कहते हैं। कहीं वहां बेहोश न कर दे आपसे। राज्य पुष्प हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है और कश्मीर में, हिमाचल में इसको बोला जाता है और कश्मीर में गलगल बोलते हैं। हिमाचल में इसका नाम है दूधा फूल और कश्मीर में गलगल। ठीक है, हिमालय में नहीं, हिमाचल में, यानी हिमाचल प्रदेश में दूधा फूल बोलते हैं इसको, दूधा फूल, जबकि कश्मीर में इसका नाम अपने आप में गलगल है। कश्मीर में क्या है, इसका नाम गलगल है। ये दोनों ही आपको क्या करने होंगे, पॉइंट याद रखने होंगे। ठीक है, ये था आपका राज्य पुष्प। और अंतिम जो आता है आपका, वो आता है राज्य का वृक्ष कौन सा है। ठीक है, हमारा राज्य वृक्ष किसको हमने घोषित किया है, राज्य वृक्ष लिखो आप लोग। ये आपने देखना है राज्य वृक्ष, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, देख लो। राज्य वृक्ष आपने लिखना है और उसको सबसे पहला पॉइंट ही ये पता होना चाहिए कि हमारा राज्य वृक्ष आखिर है क्या, राज्य वृक्ष। ठीक है, तो राज्य वृक्ष का नाम हमारा है बुरांस। बुरांस का पेड़ देखा होगा आपने, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, बहुत सुंदर फूल एक टाइम पे दिखेंगे आप बसंत ऋतु के बाद, बहुत फेमस है। ठीक है, और जो इससे पहले वाला आपने राज्य पुष्प लिखा, खिलने का टाइम जुलाई से सितंबर लिख लो उसके ब्रैकेट में। जो इससे पहले लिखा उसको जुलाई से सितंबर उसके ब्रैकेट में कर दो, जो इससे पहले लिखा। ठीक है, उसको ब्रैकेट में खिलने का समय जुलाई से सितंबर लिख देना राज्य पुष्प का। अब जो ये बुरांस है, इसका राज्य वृक्ष हमारा कौन सा है, बुरांस है। और ये जो पाया जाएगा अपने आप में 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पे पाया जाता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 1500 से 4000 मीटर, यानी ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचे हिमालय में ही पाया जाएगा। ये पेड़ है, पेड़ तो नीचे नीचे ही पाए जाते हैं बेसिकली। तो 1500 से 4000 मीटर तक की ये अपने आप में सदाबहार वृक्ष है। यानी सदाबहार का मतलब जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, सदा बहार। ऐसा नहीं कि ये सूख जाएगा एक टाइम पे, ऐसा नहीं होगा। ये सदाबहार वृक्ष है जो साल भर हरा भरा रहता है, उसको बोलते हैं सदाबहार। इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रान अर्बोरियम। क्या लिखोगे, रोडोडेंड्रान अर्बोरियम, वैज्ञानिक नाम लिखो रोडोडेंड्रान अर्बोरियम। अर्बेरियम इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, रोडोडेंड्रान अर्बेरियम इसका वैज्ञानिक नाम है, ये लिखना है आपको। और साथ ही साथ इसके जो है बहुत ज़्यादा औषधि गुण पाए जाते हैं इसमें, यानी अपने औषधि गुणों के लिए बहुत फेमस है। औषधि गुण प्लस इसका जो लाल रंग होता है वो प्रसिद्ध है। रंग इसका बेसिकली क्या होता है, लाल रंग होता है। औषधि गुण और इसके लाल रंग होते हैं, किसके, इसके जो फूल लगते हैं इसमें, इसके। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग वृक्ष के कह रहे हो, तो इसके फूलों का रंग जो होता है लाल रंग के, इस पे पुष्प लगते हैं, तो लिख लो लाल रंग के पुष्प। ये इसको आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए राज्य वृक्ष के बारे में 2-4 फैक्टर और हम लोग पढ़ते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है इस पेड़ की ऊंचाई लगभग कितनी अपने आप में पाई जाएगी, 6 से 8 मीटर तक की ऊंचाई इसकी होती है। और ये जो पेड़ है 6 से 8 मीटर, ये जो पेड़ है, जैसे जैसे आप लोग हाइट वाले इलाकों में जाओगे, इसके फूलों का रंग भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा आपको, चेंज। लाल रंग से धीरे धीरे ऊंचाई पे जाते जाते उसका रंग सफेद हो जाता है। तो इसमें लिखो फूलों का रंग ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ परिवर्तित, फूलों का रंग ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तित। तो जैसे आप इसके जड़ वाले इलाकों में आओगे लाल रंग, जबकि इसके टॉप में पहुंचोगे तो सफ़ेद रंग का ये अपने आप में इसके फूल हो जाते हैं। और इसका जूस वगैरह भी बहुत, मतलब हृदय रोग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ही माना जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चरक संहिता एक होती है जहाँ पे आपका औषधि से संबंधित जो बुक है, वहाँ भी इसके औषधि गुणों की क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो इसमें लिखो चरक संहिता में इसके औषधि गुणों की चर्चा, चरक संहिता में इसके औषधि गुणों की चर्चा, औषधि गुणों की चर्चा की गई, आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट राज्य वृक्ष के बारे में। अब अंतिम 2 फैक्टर आते हैं आपके हृदय रोग में। तो चलो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, हृदय रोग वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसका रंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिसका रहता है उसके लिए बेनिफिशियल है। वो तो चलो इसके गुण हो गए, वो तो ठीक ही थी है। कश्मीर में इसको किस नाम से जाना जाता है वो ध्यान रखना। कश्मीर में इसको नाम से जाना जाता है, उसका नाम है आर्डवाल। क्या लिखोगे, आर्डवाल। इस नाम से इसको कश्मीर में जाना जाता है, जबकि हिमाचल में इसको बुरासो कहते हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में क्या लिखोगे, एचपी में बुरासो,
बुरासो नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। वन अधिनियम 1974 में इसको संरक्षित किया गया था, यानी इसका भी संरक्षण, वन एक्ट 1974 में इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। ठीक है, अब इसको कटान वटान अवैध कटान नहीं होगा, इसको बचाया जाएगा, तो इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। और नेपाल सरकार का इसका जो फूल है वो नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। लिखो, इसका पुष्प, इसका फूल नेपाल का राष्ट्रीय फूल है, नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, ये आपका था टोटल राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में। उम्मीद करता हूं आपकी समझ आया होगा ये सेशन। एक काम करना, एक बार हर टॉपिक को गूगल कर लेना, विकिपीडिया में उसकी इमेज देख लेना, क्योंकि इमेज अगर दिमाग में छप जाती तो चीज़ें याद रहती हैं। दूसरा, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि राज्य चिन्ह एक ऐसी चीज़ है कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो मेन होता है किसी भी हमारे स्टेट की आइडेंटिटी है, वो हमारे राज्य का पहचान है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके बारे में हल्का फुल्का आप लोग गूगल वगैरह कर लेना। कल संडे है, फिर मिलता हूँ कल आपके साथ उत्तराखंड की नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।